नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा बयान। पर्याप्त वैक्सीन है नहीं और टीके लगवाने वाली डायल ट्यून से लोगों को कर रहे हैं परेशान। जी हाँ दोस्तों, जब आप किसी को फ़ोन करते होंगे तो डायल ट्यून में टीके लगवाने का प्रचार चलता होगा, लेकिन इसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि वैक्सीन इनके पास है नहीं, खाली डायल ट्यून से लोगों को परेशान कर रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि हर मिनट 16 करोड़ रुपए प्रचार पर फूंक देते हैं पीएम मोदी। मोदी सरकार पर बिफरे सबसे बड़े पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी और गिना दी कई सारी खामियां। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को दिया आदेश, कहा प्रवासी मजदूरों के लिए शुरू करें कम्युनिटी किचन। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मोदी सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पर्याप्त वैक्सीन है नहीं और टीके लगवाने वाली डायल ट्यून से लोगों को परेशान कर रहे दिल्ली हाई कोर्ट। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीका लगाने के लिए लोगों से अपील के तौर पर केंद्र सरकार द्वारा जारी डायल ट्यून को उच्च न्यायालय ने गुरुवार को परेशान करने वाला बताया। न्यायालय ने सरकार से कहा कि जब आपके पास पर्याप्त मात्रा में टीका उपलब्ध नहीं है तो आप कब तक इस डायल ट्यून के संदेश के जरिए लोगों को परेशान करेंगे। जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की पीठ ने टीके की कमी पर सवाल उठाते हुए यह टिप्पणी की। पीठ ने की किसी को कॉल किए जाने पर पहले लंबा सा यह संदेश चलाया जाता है। पीठ ने कहा कि हमें नहीं पता यह कितना लंबा चलेगा, खासकर तब जब आपके पास टीका नहीं है। न्यायालय से सरकार से कहा कि आप लोगों को टीका नहीं लगा रहे हैं, काफी संख्या में लोग इसके लिए इंतजार कर रहे हैं, बावजूद इसके आप कह रहे हैं कि टीके लगवाइए। उच्च न्यायालय ने कहा कि जब टीका है ही नहीं तो कौन लगवाएगा। साथ ही कहा कि ऐसे में डायल ट्यून के जरिए टीका लगाने के लिए किए जा रहे अपील का क्या महत्व रह जाएगा। उच्च न्यायालय ने सरकार से कहा कि आपको हर व्यक्ति का टीकाकरण करना चाहिए, भले ही आप इसके कुछ पैसे ले लीजिए, लेकिन टीका सभी को लगने चाहिए। न्यायालय ने कहा कि सरकार को ऐसे मामलों में इनोवेटिव होकर सोचने की जरूरत है। पीठ ने कहा कि सरकार को वैक्सीन के लिए अपील वाला संदेश हमेशा चलाने के बजाय ऐसे संदेश बनाने जो टेप की तरह स्वयं बंद हो जाएं। साथ ही सरकार से सवाल किया कि क्या आप इस संदेश को 10 साल तक चलाएंगे। उच्च न्यायालय ने केंद्र व दिल्ली सरकार से कहा कि आपको अलग अलग संदेश तैयार करने चाहिए, जब लोग अलग अलग संदेश सुनेगा तो यह उसकी मदद होगी। पीठ ने कहा कि पिछले साल आपने नियमित रूप से हाथ धोने और मास्क पहनने को लेकर काफी प्रचार और प्रसार हुआ था और अब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, दबाव आदि के इस्तेमाल पर इसी तरह की ऑडियो विजुअल पहल होनी चाहिए। पीठ ने कहा कि समय तेजी से बीत रहा है। उच्च न्यायालय ने सरकार से लोगों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और सिलेंडरों के उपयोग के बारे में जागरूक करने या टीकाकरण के लिए प्रेरित करने के लिए टीवी एंकर की मदद से एक छोटा सा ऑडियो वीडियो संदेश तैयार करने चाहिए। साथ ही बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन जैसे सेलिब्रिटीज से भी सहायता लेने पर विचार करने को कहा है। साथ ही इस बारे में सरकार को 18 मई तक रिपोर्ट पेश करने को कहा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हर मिनट 16 करोड़ रुपए प्रचार पर फूंक देते हैं। मोदी सरकार पर बिफरे पुण्य प्रसून वाजपेयी, गिनाई खामियां। जी हाँ दोस्तों, पुण्य प्रसून वाजपेयी ने मौजूदा हालातों पर गुस्साते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भड़ास निकाली है। कोरोना काल में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की नाकामियों से नाराज वाजपेयी मोदी सरकार को दोष देते हुए कहते हैं कि देश में चुनाव के दौरान 16 करोड़ रुपए फूंक दिए जाते हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, 2 पिलर पर टिका है भारत का लोकतंत्र, पहला प्रचार, दूसरा प्रोपेगेंडा। हर मिनट 16 करोड़ फूंक दिए जाते हैं प्रचार पर। इससे पहले भी वाजपेयी ने एक पोस्ट किया था जिस पर मोदी सरकार को ताना मारते हुए उन्होंने कहा था, माँ गंगा से सत्ता तक, घर से सड़क, सड़क से अस्पताल, अस्पताल से शमशान, शमशान से गंगा तक, माँ गंगा ने किसे बुलाया। प्रसून वाजपेयी के पोस्ट पर कई लोगों की रिएक्शन सामने आने लगे। रुद्र प्रताप नाम के यूजर बोले, अब तक जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि पूरी तरह से निष्क्रिय हैं। आवश्यकता है जनता अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों से सवाल करे, उन पर दबाव बनाए और उन्हें सक्रिय भूमिका में लेकर आए। उन्हें ये एहसास कराया जाए कि उनकी जिम्मेदारी जनता के प्रति है, न कि अपने शीर्ष नेतृत्व के प्रति। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को दिया आदेश, कहा प्रवासी मजदूरों के लिए शुरू करें कम्युनिटी किचन। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए कई राज्यों में लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लागू हैं। इस कारण प्रवासी मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा है और उनको आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को देखते हुए दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार को निर्देश दिया है और कहा है कि प्रवासियों के लिए व्यवस्थाएं करें। कई राज्यों में फंसे प्रवासी कामगारों की मुश्किलों को कम करने के लिए कई अंतरिम निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनसीआर क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत योजना, केंद्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकारों की अन्य योजनाओं के तहत प्रवासी मजदूरों राशन मुहैया कराएं। कोर्ट ने कहा कि प्रवासी कामगारों के लिए वे सामुदायिक रसोई शुरू करें और जो कामगार घर वापस जाना चाहते हैं उनके लिए परिवहन की व्यवस्था करें। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार प्रवासी कामगारों की जरूरतों का ख्याल रखते हुए समुचित व्यवस्था करने का निर्देश रेल मंत्रालय को दे।
सुप्रीम कोर्ट में 3 सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अर्जी दाखिल की थी और अनुरोध किया गया था कि वह केंद्र और राज्य सरकारों को महामारी के कारण लागू पाबंदियों की वजह से दिक्कतों का सामना कर रहे प्रवासी कामगारों के कल्याण के लिए खाद्य सुरक्षा, नकदी अंतरण, परिवहन व्यवस्था और अन्य कल्याणकारी कदम उठाने का निर्देश दें। प्रवासियों के लिए खोले कम्युनिटी किचन। सुप्रीम कोर्ट पीठ ने कहा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य एनसीआर में फंसे हुए प्रवासी कामगारों और उनके परिवार वालों को लिए लोकप्रिय स्थानों पर सामुदायिक रसोई खोले ताकि उन्हें 2 वक्त का भोजन मिल सके। कोर्ट ने कहा, फंसे प्रवासी कामगारों में से जो घर जाना चाहते हैं उनके लिए परिवहन की समुचित व्यवस्था करें। कामगारों को पहचान पत्र दिखाने पर जोर न दें। पीठ ने कहा कि खाद्यान्न देते हुए प्रशासन उन प्रवासी कामगारों को पहचान पत्र दिखाने पर जोर न दें जिनके पास फिलहाल दस्तावेज नहीं है और सिर्फ उनके कहने के आधार पर उन्हें राशन मुहैया कराएं। कोर्ट ने केंद्र के साथ साथ दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा सरकारों को निर्देश दिया कि वे फंसे हुए प्रवासी कामगारों की तकलीफें कम करने के लिए आवेदन में दिए गए सलाह पर जवाब दें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना, मोदी सरकार ने टीके पर 1 पैसा ना किया खर्च, सर्टिफिकेट पर फोटो छपवाने की चतुराई की खुल गई है पोल। रवीश कुमार की टिप्पणी। जी हां दोस्तों, देश के कई राज्यों में टीका न होने के कारण कई जगहों पर वैक्सीनेशन बंद करना पड़ा। द गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बात का कोई सबूत नहीं है कि बाकी देशों की तरह मोदी सरकार ने टीके की रिसर्च में कोई पैसा खर्च किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने पूरी दुनिया को टीका भेजा लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट को रिसर्च के लिए 1 पैसा नहीं दिया। इस रिपोर्ट का जिक्र वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने अपने प्राइम टाइम शो और फेसबुक में किया है। रवीश ने लिखा, मोदी सरकार ने टीके की रिसर्च और विकास में एक नया पैसा खर्च नहीं किया है। खुद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह बात कही है, लेकिन भोली जनता को लगा कि इस टीके की विकास के पीछे मोदी जी खुद लगे हैं। 5 नया पैसा खर्च किए बिना टीके के सर्टिफिकेट पर अपना फोटो छपवाने की चतुराई की पोल खुल गई है। पत्रकार ने लिखा, दुनिया के अखबारों में छप रहे हैं कि सारी सरकारों ने टीके के विकास में अरबों रुपए डाले लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 1 पैसा खर्च नहीं किया और टीके के वितरण पर इस तरह से कंट्रोल किया जैसे इनकी जेब से भी पैसा लगा हो। नवंबर के महीने में भारत की दोनों कंपनियों का दौरा करते हैं, सीरम जाते हैं और भारत बायोटेक जाते हैं। सोचिए, आपको लगा होगा कि सब मोदी जी करा रहे हैं। रवीश ने आगे लिखा, प्रोपेगेंडा की भूख कितनी हो सकती है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आपके अपनों के साथ जो नरसंहार हुआ है उसे जल्दी भुला दिया जाएगा। महामारी थमते ही नया इवेंट लॉन्च होगा, नया नारा लॉन्च होगा, आप फिर चले जाएंगे, होगा कुछ नहीं, मोदी जी का फोटो बटेगा। बता दें कि भारत सरकार ने एक सरकारी पैनल की सलाह पर कोविशील्ड टीके की 2 डोज लगवाने के बीच के समय को 6 से 8 सप्ताह से बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह करने का फैसला लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को इस आशय की घोषणा करते हुए कहा कि यह विज्ञान आधारित फैसला है और इस विश्वास के साथ लिया गया है कि इससे कोई अतिरिक्त खतरा नहीं होगा। मंत्रालय ने कहा, लेकिन नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन NTAGI टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह ने कोवैक्सीन के 2 डोज के समयांतर पहला और दूसरा डोज लगने के बीच का समय में बदलाव का कोई सुझाव नहीं दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। स्वास्थ्य मंत्री रह चुके नड्डा ने PMHM के साथ चुनाव के चलते देश को चिताओं के गर्त में धकेल दिया, SP नेता का निशाना। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच विपक्षी दल लगातार केंद्र सरकार को घेरने में जुटे हैं। ज्यादातर नेताओं का कहना है कि सरकार अब तक कोरोना से निपटने के लिए अपनी योजना सामने नहीं रख पाई है और न ही अपने नेताओं की जिम्मेदारियां ही तय कर पाई है। इसी मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने पीएम के साथ गृह मंत्री और भाजपा के मौजूदा अध्यक्ष JP नड्डा को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि इन्होंने बंगाल चुनाव में हिस्सा लेकर देश को चिताओं की गर्त में धकेल दिया। क्या बोले सपा प्रवक्ता घनश्याम तिवारी ने कहा, पिछले 7 साल और उससे पहले के 2 साल से नरेंद्र मोदी लगातार इमेज बिल्डिंग में लगे हैं। जब वे मुख्यमंत्री थे गुजरात के और प्रधानमंत्री बनने के लिए से लेकर प्रधानमंत्री बनने के बाद तक उन्होंने इमेज बिल्डिंग पर ध्यान दिया है, नेशनल बिल्डिंग पर तो ध्यान नहीं दिया। आगे आकर नेताओं की जिम्मेदारी तय करे पीएम। सपा प्रवक्ता ने आगे कहा, प्रधानमंत्री कहाँ हैं? यह युवाओं का देश है। इस देश का पीएम कुर्सी के पीछे छिपकर राजनीति नहीं कर सकता। सामने आकर के रोज बताना पड़ेगा कि उनकी टीम कौन है, उसकी जिम्मेदारी क्या है, उसके टारगेट क्या हैं। अगर वो टारगेट पूरे नहीं हुए तो इस्तीफा कौन देगा? प्रधानमंत्री इस्तीफा देगा, गृह मंत्री इस्तीफा देगा या किसी राज्य का मुख्यमंत्री इस्तीफा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राज्यपाल गो बैक के लगे नारे, धनखड़ ने सरेआम इंस्पेक्टर को लगाई डांट। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद भी सियासी तकरार जारी है। इस बीच गुरुवार को जब राज्यपाल जगदीप धनखड़ हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने निकले तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। कूच बिहार के दिनहटा में राज्यपाल धनखड़ के सामने गो बैक के नारे लगे, उन्हें काले झंडे दिखाए गए। इससे नाराज होकर राज्यपाल ने सुरक्षा में तैनात एक इंस्पेक्टर को सरेआम डांट दिया।
दरअसल बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा निकले थे। दौरे के दौरान राज्यपाल धनखड़ का कूच बिहार में कुछ लोगों ने विरोध करते हुए गो बैक के नारे लगाए। लोगों को इकट्ठा और नारेबाजी करते देख राज्यपाल अपनी गाड़ी से उतरे और कुछ बात की। बता दें, विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद कूच बिहार के कुछ हिस्सों में हिंसा देखने को मिली थी। आज जब यहाँ राज्यपाल पहुंचे तो लोग उनका विरोध करने लगे। हंगामे को लेकर उन्होंने मीडिया से बात की। इस दौरान राज्यपाल धनखड़ ने बंगाल पुलिस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यहाँ कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। मैं ऐसी घटना कभी सोच भी नहीं सकता था। हिंसा पीड़ितों से मुलाकात के बाद बंगाल के राज्यपाल धनखड़ ने कहा कि मैंने लोगों की आंखों में पुलिस का डर देखा। वे पुलिस के पास जाने तक से डरते हैं। धनखड़ ने आरोप लगाया कि उनके घरों को लूटा गया। यह लोकतंत्र का विनाश है। इस बीच राज्यपाल ने मीडिया से कहा कि जब मैंने राज्य सरकार से कहा कि मैं चुनाव के बाद हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करूंगा तो सीएम ने कहा कि राज्यपाल राज्य सरकार की अनुमति के बिना क्षेत्रों का दौरा नहीं कर सकते। ये सुनकर मैं दंग रह गया था। मैंने सीएम को लिखा और उसे बताया कि यह असंवैधानिक है। इस घटना को लेकर टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा ने कहा कि बंगाल के राज्यपाल मोदी शाह द्वारा दी गई पटकथा के अनुसार काम कर रहे हैं। उन्होंने अभी तक चुनावों में अपनी दयनीय हार स्वीकार नहीं की है। उनके पास भारत के संविधान के लिए कोई सम्मान नहीं है। वे कभी भी ममता बनर्जी को शांति से नहीं छोड़ेंगे। वहीं ममता सरकार में मंत्री साधन पांडे ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर निशाना साधते हुए कहा कि वह किसी के होकर काम कर रहे हैं। जिस तरह से आज वह कूच बिहार पहुंचे हैं, यह सही नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नदियों में लगातार मिल रहे हैं शव। एनएचआरसी ने यूपी, बिहार और केंद्र सरकार को भेजा नोटिस। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश और बिहार की नदियों में शव मिलने का सिलसिला थम नहीं रहा है। गाजीपुर, बक्सर के बाद अब पटना में भी गंगा से शव मिलने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि ये सारे शव कोरोना से पीड़ित मरीजों के हैं। अब इस मामले पर एनएचआरसी ने केंद्र, उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार से जवाब मांगा है। तीनों सरकारों को अपना जवाब एनएचआरसी के पास 4 हफ्ते के अंदर दाखिल करना होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के कहर पर राकेश टिकैत बोले, घर घर में है बीमार, कुछ तो करो सरकार। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर से हाहाकार मचा हुआ है। देश के अधिकतर राज्य इसकी चपेट में हैं। अब ग्रामीण इलाकों में भी संक्रमण फैलने की खबरें आने लगी हैं। कई गांवों में लोगों की मौत हो रही है। ऐसे में कोरोना वायरस के खिलाफ लॉकडाउन को सभी राज्य एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। देश के सभी राज्य कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने की कोशिश में जुटे हुए हैं, जिससे देश में कोरोना संक्रमण की इस बेकाबू रफ्तार को कम किया जा सके। कई राज्यों में पहले से लॉकडाउन या लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदियां लगाई जा चुकी हैं। ग्रामीण इलाकों में इसके संक्रमण को लेकर भी प्रशासन सख्त रवैया अपना रहा है। ये भी सूचनाएं मिल रही हैं कि दिल्ली की सीमा पर जो किसान आंदोलनकारी बैठे हुए थे, अब जब वो अपने गांव पहुंच रहे हैं तो संक्रमण का केंद्र बन रहे हैं। चूंकि गांव में अभी वायरस की जांच कम हो रही है, इस वजह से वहां संक्रमितों के बारे में सही जानकारी भी सामने नहीं आ रही है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने इंटरनेट मीडिया पर सरकार पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले पंचायत चुनाव के दौरान तमाम नेता वोट के लिए किसानों के घरों के बाहर पहुंच रहे थे। अब रिजल्ट आ जाने के बाद सभी आइसोलेट हो गए हैं। बीमार होने वाले किसानों का हालचाल लेने कोई नहीं पहुंच रहा है। किसान अपने इलाज के लिए परेशान हो रहे हैं, मगर सुनने वाला कोई नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के कहर से हाहाकार मचा हुआ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तृणमूल कांग्रेस नेता ने कोविड-19 की बिगड़ती स्थिति के लिए मोदी शाह को जिम्मेदार ठहराया। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरूप विश्वास ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जीतने पर अधिक ध्यान लगाकर कोविड-19 की दूसरी लहर की अनदेखी की, जिसके फलस्वरूप देश में कोरोना वायरस की स्थिति बिगड़ी। उन्होंने यह भी दावा किया कि भाजपा नीति केंद्र सरकार में दिशा दृष्टि का अभाव है और उसने संक्रमण की दूसरी लहर का मुकाबला करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। फलस्वरूप देश मौत की शैया में तब्दील हो गया। राज्य के विद्युत मंत्री विश्वास ने संवाददाताओं से कहा, भाजपा अपने तत्कालिक एजेंडे से परे सोचती ही नहीं है। किसी भी राज्य में चुनाव जीतने के लिए उसने दूसरी लहर की चेतावनी पर ध्यान ही नहीं दिया। प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय गृह मंत्री इन महीनों में पश्चिम बंगाल चुनाव जीतने पर अधिक ध्यान लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस सरकार सभी संभावित कदम उठाकर पश्चिम बंगाल में इस महामारी से संभलने के लिए यथासंभव प्रयास कर रही है। विश्वास ने बंगाल में टीका विनिर्माण इकाई नहीं लगाने को लेकर भी केंद्र की आलोचना की। ममता बनर्जी सरकार ने राज्य में ऐसी इकाई लगाने का अनुरोध किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी वाड्रा ने की यूपी में गंगा में तैरते शवों की न्यायिक जांच की मांग। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण को लेकर कांग्रेस नेता केंद्र और यूपी सरकार पर हमलावर हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी में गंगा नदी में तैर रहे शवों की न्यायिक जांच की मांग की है। जो हुआ वह अमानवीय और आपराधिक है। बिहार के बक्सर जिले के चौसा में महादेवा घाट और शमशान घाट के बीच गंगा तट पर 71 शव बहते हुए मिले थे। मंगलवार को इन सभी शवों को पोस्टमार्टम को दफना दिया गया था। फिर शवों की पहचान को डीएनए जांच के लिए नमूने सुरक्षित रख लिए गए थे। हालांकि शवों के गलने से कोरोना संक्रमण का पता नहीं लग सका था। फिर भी बुधवार को जिला प्रशासन द्वारा गंगा नदी में लगाए गए जाल में उत्तर प्रदेश की तरफ से बहकर आए कुल 5 शव फंसे मिले। इनमें 2 शव मंगलवार को जाल में फंसे थे, जिससे
इससे पहले सोमवार को यूपी के हमीरपुर में यमुना नदी में 7 शव उतारते मिले थे। इसके अलावा यूपी के गाजीपुर और बलिया में गंगा नदी में तैरते हुए शव मिले थे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि गंगा में तैरती हुई अस्थियां महज एक आंकड़ा नहीं है, वे किसी के पिता, माता, भाई और बहन हैं। जो कुछ हुआ है वह आपको आपके अंदर तक हिला देता है। इसकी उसी सरकार से जवाबदेही होनी चाहिए जो बुरी तरह से विफल कर चुकी है। गंगा किनारे दफन शवों का लगा अंबार, बिखरे पड़े कफन। उन्नाव जिले में गंगा के तकरीबन हर तट पर रेती में दफन शवों का अंबार लगा है। बक्सर हो या रोहतापुर, परियर हो या बंदी माता, माता घाट, हर जगह जिधर नजर डालिए उधर रेत में शव दफनाकर समाधि बनाई गई दिखती है। जगह जगह कफन बिखरे पड़े हैं। ये हालात कोरोना महामारी की भयावहता बयां करने के लिए काफी है। वहीं पहले से अंतिम संस्कार के लिए तय घाटों पर भी चिताई लगी हुई है। खास बात यह है कि शवों को दफनाने में की गई जल्दबाजी से मानवीय संवेदनाएं तार तार की जा रही हैं। 3-4 फीट गहरे गड्ढों में दफन शव आसपास के आवारा कुत्ते नोच रहे हैं। जिले में वैसे तो घोषित रूप से गंगा घाट, शुक्लागंज, बक्सर, जाजमऊ, नानामऊ व परियर घाटों में अंतिम संस्कार किए जाते हैं। इसमें शुक्लागंज का पक्का घाट ही ठीक ढंग से बना है, बाकी घाट कच्चे हैं। कोरोना संक्रमण के बीच इन घाटों के साथ ही रोहतापुर में तो 500 शव दफन होने की बात सामने आई है। कच्चे घाटों पर लगातार शव दफनाए जा रहे हैं। कोरोना से मौतों का बढ़े ग्राफ की गवाही यहाँ के हालात दे रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना काल में उन्नाव के 14 स्वास्थ्य केंद्रों के प्रमुख ने की इस्तीफे की पेशकश, उत्पीड़न का लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप जारी है। इस बीच यूपी के उन्नाव जिले में 14 स्वास्थ्य केंद्रों के प्रमुख ने बुधवार 12 मई को अपने पदों से इस्तीफे की पेशकश की है। इन 14 स्वास्थ्य केंद्रों के अधीक्षकों ने आरोप लगाया है कि वरिष्ठ प्रशासन के अधिकारियों द्वारा कथित उत्पीड़न और गलत व्यवहार किया जा रहा है। यह मामला उस वक्त सामने आया जब एक दिन पहले जिला प्रशासन ने फतेहपुर, चौरासी और असोहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारी अधिकारियों को हटा दिया है। हालांकि जिला प्रशासन ने आरोपों से इनकार किया है और दावा किया कि दोनों अधीक्षकों को नीति के अनुसार ट्रांसफर कर दिया गया है। विवाद को सुलझाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार ने आज गुरुवार को अपने कार्यालय में सभी 14 स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारियों को एक बैठक के लिए बुलाया है। 14 स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षकों द्वारा इस्तीफा की पेशकश करने वालों में 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के अधीक्षक हैं, वहीं 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारी हैं। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। प्रोविजनल मेडिकल सर्विस के जिला महासचिव और गंज मुरादाबाद के स्वास्थ्य केंद्र के प्रमुख डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा है, हमें यह कदम उठाने के लिए मजबूर किया जा रहा है क्योंकि पिछले साल से 24 घंटे काम करने के बावजूद हमें नियमित रूप से परेशान किया जा रहा है और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जेल भेजे जाने की धमकी भी दी जा रही है। वे हमें झूठा आरोप लगाकर डांटते हैं कि हम जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे हैं। गंज मुरादाबाद के स्वास्थ्य केंद्र के प्रमुख डॉक्टर संजीव कुमार ने भी इस्तीफा देने की पेशकश की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ऑक्सीजन और कोरोना वैक्सीन लेकर लापता हुए पीएम नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना संकट को लेकर एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि पीएम नरेंद्र मोदी वैक्सीन, ऑक्सीजन और दवाओं के साथ गायब हो गए हैं। अब सिर्फ सेंट्रल विस्टा, दवाओं पर जीएसटी और पीएम के फोटो ही बचे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, वैक्सीन, ऑक्सीजन और दवाओं के साथ पीएम भी गायब हैं, बचे हैं तो बस सेंट्रल विस्टा, दवाओं पर जीएसटी और यहाँ वहाँ पीएम के फोटो। इस तरह राहुल गांधी ने कोरोना की दूसरी लहर के बीच ऑक्सीजन की कमी और वैक्सीन की सप्लाई कम होने को लेकर निशाना साधा है। राहुल गांधी बीते कई दिनों से पीएम नरेंद्र मोदी पर लगातार हमलावर हैं। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी की विशाल रैलियों को लेकर भी राहुल गांधी ने तंज कसा था। इससे पहले बुधवार को सोनिया गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी को खत लिखकर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग की थी। इसके तहत नया संसद भवन और पीएम आवास आदि का निर्माण हो रहा है। विपक्षी नेताओं ने मांग की है कि केंद्र सरकार को कोरोना काल में इस प्रोजेक्ट पर रोक लगाकर वैक्सीन की सप्लाई और अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर खर्च बढ़ाना चाहिए। इस बीच गुरुवार को बीते 24 घंटे में देश भर में 3.62 लाख नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। भारत में अब तक कोरोना संक्रमण के कुल 2,37,00,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। अब तक देश भर में कोरोना के चलते 2,58,317 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 24 घंटे में ही 4,120 लोगों की मौत हुई है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि भारत में राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में भारी जुटान के चलते कोरोना की दूसरी लहर तेज हुई है। यही नहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि भारत में मिल रहे नए वेरिएंट का पहला केस अक्टूबर 2020 में देखने को मिला था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल में बड़ा खेला, भाजपा के 2 विधायकों ने इस्तीफा दिया, संख्या घटकर हुई 75। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के 10 दिन बाद भी सियासी संग्राम थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में हुई हिंसा को लेकर भाजपा, जहां सत्तारूढ़ टीएमसी के ऊपर हमलावर है, वहीं ममता सरकार इसे एक साजिश बता रही है। हिंसा की घटनाओं को लेकर शपथ ग्रहण समारोह में भी सीएम ममता बनर्जी और राज्यपाल के बीच आरोप प्रत्यारोप होते हुए नजर आए। इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा के 2 विधायकों ने इस्तीफा दे
दिया है, जिसके बाद विधानसभा में पार्टी के सदस्यों की संख्या 77 से घटकर 75 हो गई है। भाजपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीते निशित प्रामाणिक और जगन्नाथ सरकार ने बुधवार को अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। दरअसल पश्चिम बंगाल के चुनाव में भाजपा ने अपने 5 सांसदों को भी विधानसभा का टिकट देकर मैदान में उतारा था। इनमें से भाजपा सांसद निशित प्रामाणिक और जगन्नाथ सरकार ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। हालांकि जीत के बाद बुधवार को पार्टी आलाकमान के निर्देश पर निशित प्रामाणिक और जगन्नाथ सरकार ने अपना इस्तीफा स्पीकर को सौंप दिया। वहीं निशित प्रामाणिक और जगन्नाथ सरकार के इस्तीफे को लेकर टीएमसी ने भाजपा पर निशाना साधा है। टीएमसी ने इस मामले पर कहा कि भाजपा लोकसभा में अपने आप को सुरक्षित रखना चाहती है, इसलिए अपने सदस्यों से इस्तीफे दिलवाए हैं। इसके साथ ही राज्य में भाजपा विधायकों को केंद्रीय सुरक्षा दिए जाने के मामले पर टीएमसी ने कहा कि यह जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग है। आपको बता दें कि निशित प्रामाणिक और जगन्नाथ सरकार सहित कुल 5 सांसदों को भाजपा ने विधानसभा का टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा था। भाजपा नेतृत्व को उम्मीद थी कि पश्चिम बंगाल में अगर पार्टी की सरकार बनी तो ये सांसद उसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद पार्टी ने तय किया कि दोनों सांसदों को विधानसभा से इस्तीफे दिलवाया जाए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।